अगर आप होम बायर हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आपका इस देश में कंट्रीब्यूशन क्या है और आपको बदले में क्या मिलता है। बारिश का मौसम है, गाहे बगाहे ये खबर आती है कि फला अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया और गाड़ियां डूब गई। फला अपार्टमेंट से निकलने का रास्ता नहीं बचा, हर जगह पानी पानी हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद के ट्रांसहिंडन से लेकर के क्रॉसिंग रिपब्लिक और वेव सिटी तक ये पूरा इलाका बस रहा है सिर्फ और सिर्फ हाई राइज अपार्टमेंट्स की वजह से। ये जो हज़ारों करोड़ों की इकोनॉमी है, इसके ड्राइविंग फोर्स जो हैं वो इसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, जिनकी बाइंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी ज़्यादा होगी, जिनकी बाइंग पावर अगर कम होगी तो इकोनॉमी कम होगी। बाइंग पावर कैसे ज़्यादा होगी? ऐसे ज़्यादा होगी जब आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और आपका खर्चा प्राइवेट की तरफ कम होगा। कैसे कम होगा? जब आपको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से नादारद हैं इस पूरे इलाके में। नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन दोनों ने जो अस्पतालों के लिए ज़मीनें अक्वायर की हैं और अब उसको देने जा रही हैं अस्पतालों को, वो फिर से प्राइवेट अस्पतालों के लिए खोल दिया गया है। कितने प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में? जहां नजर उठा के देखिए वहां आपको प्राइवेट अस्पताल दिखेंगे, लेकिन क्या एक भी क्वालिटी का अस्पताल बना सकती है यहाँ की अथॉरिटी? क्या एक भी आरएमएल या एम्स के टक्कर का अस्पताल होना चाहिए? इन दोनों शहरों को मिलाकर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को मिलाकर के जो इतनी बड़ी अर्बन पॉपुलेशन रहती है, उसके लिए एक भी बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल नहीं है। आपका खर्चा हो जाता है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं और सरकारी अस्पताल आपको नहीं मिलता है, प्राइवेट में जाते हैं और आप खर्चा कर देते हैं। अगर वो पैसे आपके बचेंगे तो आपकी बाइंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन ये जो तरीका है कि हर जमीन पे प्राइवेट अस्पताल को दे दिया जाए छूट प्राइवेट अस्पताल खोलने का, वो 5 स्टार जैसा अस्पताल खोल देगा, फिर वहाँ 5 स्टार जैसे खर्चे होंगे, फिर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कितना बड़ा है, उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी जो आप खरीदते हैं उसका रिन्यू जो आप कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी है वो आपको भी पता है, और उसमें क्या कवर होता है, नहीं होता है, एक दिन के विजिट का, एक बार के विजिट का कितना चार्जेस होता है, सब आप अच्छी तरह से समझते हैं। समझते बस आप वो नहीं है कि आपके पास ताकत क्या है और आप कर क्या सकते हैं। एक फ्लैट ओनर, मैं भी एक फ्लैट ओनर हूँ, मैं भी एक होम बायर हूँ, और मेरे आसपास मेरे भाई के, मेरे पिताजी के, सबके फ्लैट्स हैं और हम सब लोग इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये कोशिश की है कि इस समस्या से बाहर निकलें, जिनमें प्रमुखता से आलोक कुमार सिंह जो ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं उनका नाम है, उनकी टीम भी है जिसमें हरेंद्र भाटी भी हैं और तमाम लोग हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभिषेक कुमार हैं जो काफ़ी दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं होम बायर्स के हक की। अब आलोक जी ने क्या किया कि एक लेटर सारे जनप्रतिनिधियों को देना शुरू कर दिया। आलोक जी ने ये लेटर दिया है और इस लेटर का मजमून ये है कि साहब हमें सरकारी अस्पताल दीजिए। ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ये जो ज़मीन के लिए अस्पताल का इनविटेशन मांगा है कि आप आइए यहाँ पर इतने 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन हम आपको देंगे, यहाँ प्राइवेट अस्पताल बनाइए, इसको सरकारी बनाने के लिए सारे जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, वो नोएडा के, दादरी के और जेवर के। गौतम बुद्ध नगर में अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे 90% के आसपास, जहाँ तक हमारा अनुमान है, निजी अस्पताल हैं और 10% सरकारी अस्पताल हैं, वो भी उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। हम लोगों ने जो शहर की तरफ से ये डिमांड करी है कि अभी जो प्राधिकरण की स्कीम आई है उसमें हम ये चाहते हैं कि जो 4 प्लॉट हॉस्पिटल्स के लिए, निजी अस्पतालों के लिए उन्होंने ये स्कीम निकाली है, उसको निजी में ना डाल के ये उन जगहों पे अथॉरिटी सरकारी अस्पताल बनाए और उसका संचालन करवाए, जिससे कि यहाँ के निवासियों को एक बेहतर चिकित्सा सस्ते दामों पे उपलब्ध हो सके। शायद सांसद से भी मिले हों, अभी मेरी बहुत रिसेंटली उनसे बात नहीं हुई, लेकिन ये मिले हैं, इन्होंने ये लेटर दिया है। उस लेटर के तुरंत बाद देखिए कौन गया। इस लेटर के तुरंत बाद जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी जो लखनऊ गए, वहां पर पार्लियामेंट का सेशन, माफ कीजिएगा, असेंबली का सेशन चल रहा था। असेंबली के सेशन के दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और उनसे तुरंत ही ये मांग की कि एक बड़ा अस्पताल यहाँ बनाने की जरूरत है, जहाँ इतनी बड़ी आबादी ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की रहती है, जो इस देश को चला रही है। इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा प्राइवेट टैक्स पे करते हैं, हम आप पे करते हैं और कोई पे नहीं करता है। हम आप
जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिलती नहीं है। अब क्या हुआ कि ये अस्पताल के लिए जो मांगने चले गए तो उससे पॉलिटिकल जो है खलबली मच गई। कैसे मच गई, अब इस पे बहुत ज़्यादा मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल और पॉलिटिक्स का बहुत पुराना किस्सा है गौतम बुद्ध नगर का, अगर आप समझ सकते हो तो जिस विधायक ने कोविड के तुरंत बाद एक बातचीत के दौरान ये बात निकली कि बड़ी त्रासदी हमने देख ली है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। हमने बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे, मैं और विधायक धीरेन्द्र जी बैठे थे और हम लोग ये बात कर रहे थे कि बड़ी त्रासदी देख ली सर इस बार कोविड में, बड़े अपने प्रिय लोग चल बसे, कितने लोगों की मदद करने की कोशिश की, नहीं कर पाए, त्रासदी देख ली। उस शख्स ने रातों रात इसको दिमाग में अपने एक खाका बनाया, एक प्रिंट बनाया इसका, और लखनऊ जा करके उस शख्स ने इसको ओके कराया। 100 बेड का अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनना शुरू हो गया है, शायद वो ट्रॉमा सेंटर के तौर पे भी काम करेगा। तो ये होता है, एक शार्पनेस होती है, एक जनप्रतिनिधित्व की एक भावना होती है। आप समझ रहे हैं, जनप्रतिनिधित्व की भावना होती है कि नहीं आपने कहा है तो आपकी बात मैं सुनूंगा भी, समझूंगा भी कि जनता को चाहिए क्या। कैपिटलिज्म की समझ होनी जरूरी है जो धीरेन्द्र सिंह में है, सोशलिज्म की भी समझ होनी जरूरी है जो उनमें है, तभी उन्होंने ये काम किया। बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन करना जरूर चाहिए। सरकारी अस्पताल फंक्शनल बड़ा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आपके लिए, इसका कोई भी जवाब अगर आपके पास है या किसी के पास भी है जो ये इस बात को कहे कि नहीं होना चाहिए, वो मेरे से इस बात पर आमने सामने बैठ के तर्क कर ले कि क्यों सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हाई राइज अपार्टमेंट्स के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं होने चाहिए। इसका क्या कारण है कि नहीं है? कारण बहुत सिंपल है, आप से टैक्स लिया जा रहा है और आपको कोई सुविधा उसके एवज में नहीं दी जा रही है। दिन रात सुबह शाम आप नोएडा एक्सटेंशन से लेकर के क्रॉसिंग रिपब्लिक तक में के बीच में जाम में फंसे हुए हैं, वही जाम की चक्की पीस रहे हैं, वही नौकरी पे जा रहे हैं, वही शाम को वापस आ रहे हैं। और यही हाल गुड़गांव जाने वालों का भी है। गुड़गांव में भी कितने, जो अब कागजों पे गुरुग्राम बन गया है, वहां पर भी तमाम लोग रहते हैं, 100 करोड़ के अपार्टमेंट है, लेकिन इंसान तो रहते हैं वहां पे हमारे आपके जैसे, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस है, जो चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल मिल जाए, अच्छा सरकारी अस्पताल मिल जाए, जहां पर कि बुजुर्ग माँ बाप को दिखाना हो, बच्चे को दिखाना हो, खुद को दिखाना हो, जाके दिखाने में कम से कम जेब पे हाथ रख के ना जाना पड़े, बटुए पे हाथ रख के ना जाना पड़े कि उसमें छेद होने जा रहा है, जो वो करते हैं। यही पास में एक अस्पताल है 16th एवेन्यू के ठीक सामने, वहां पर मैं रात को बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हो गई थी, ईजोफेगल रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं वहाँ चला गया था। पता है उन्होंने मुझे 3 दिन की दवा दी, मुझे 3 दवा खानी थी और मुझे मजबूरी में पूरा पत्ता खरीदना पड़ा। इस तरीके की मनमानियां प्राइवेट अस्पताल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अथॉरिटीज हैं ये सोच ही नहीं पाती है। देखिए, अफसरशाही अपनी जगह पर हो सकता है सही काम करती है, अफसरशाही का काम सरकार का ऑर्डर बजाना है, सरकार को खुश रखना है, पैसे कमा करके सरकार को देना है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है कम से कम उसे ये सोचना चाहिए, कम से कम उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि भाई आपके इलाके में क्यों कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, जब इतने सारे आपके वोटर हैं। और किसके वोटर हैं? यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं वो रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, तो ये वोटर किसके हैं? ये जो अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में जो रह रहे हैं, ये जो हर संडे को प्रदर्शन करने चले जाते हैं, ये किसके वोटर हैं? उन्हीं के तो वोटर हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। उनका आपका जनप्रतिनिधित्व कहाँ है? असेंबली के सेशन में कितने सवाल आपके लिए पूछे गए, कितने जवाब आपके लिए मिले, कौन सा एक्ट आपके लिए पास हुआ, किसने आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाया, आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाया, बिल्डर के लिए नहीं। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ये आपके पैसे से ही बनी है, एक संगठित ताकत है आप, और आपके पैसे से ही ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। जितनी दुकानें हैं, जितनी इकोनॉमी यहाँ पे दिख रही है, या जो इसके जो सेंटर में है वो आप हैं, और आप ही इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो आपका हक है वो लगातार मारा जा रहा है। फिर से एक प्राइवेट अस्पताल। आखिर क्यों प्राइवेट अस्पताल की जरूरत है? जब आप भूमि अधिग्रहण जब हो रहा है, आप किसान से भूमि ले रहे हैं, उसके लिए भी तो अस्पताल बनाने की जरूरत है।
क्या वो उसको पैसे मिल गए, अगर मुआवजा मिल गया तो क्या वो भी हमारी तरह प्राइवेट अस्पतालों में ही जाने के लिए बाध्य रहेगा? उसको भी तो जरूरत है। ये जो पूरा अफसरशाही का सिस्टम है, ये बात समझने की जरूरत है। अफसर जो होता है, नौकरशाह जो होता है, वो होता है सरकारी बाबू। उसको मुंह दिखाना होता है सरकार को। जो सबसे अच्छा सरकारी बाबू है, सबसे ज्यादा पैसे बचाता है सरकार के, तो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, यानी कि आपसे पैसे लेगा। जैसे गाजियाबाद में क्या है कि जो लोग रहते हैं हाई राइज अपार्टमेंट में, वो मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक में मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनसे हाउस टैक्स भी मांगा जा रहा है। किस चीज का हाउस टैक्स मांगा जा रहा है, क्या होगा उस हाउस टैक्स से पता नहीं। अभी तक क्या किया है नगर निगम ने यहाँ पर कुछ पता नहीं है। नाला वैसे ही बज बजा रहा है, बार बार बारिश होती है तो किसी अपार्टमेंट में पानी घुस जाता है, कहीं बेसमेंट धंस जाता है, आकर के बिल्डर के ऊपर फाइन लगा देते हैं। अरे बिल्डर के ऊपर फाइन लगा रहे हैं, आप करते क्या है? क्यों? जब आप देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, उसी मेंटेनेंस से सब कुछ हो रहा है, उसी मेंटेनेंस से जो सड़क है उसका मेंटेनेंस हो रहा है, उसी से सब बिजली का बिल वगैरह सब कुछ एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसमें घुसना है सरकारी बाबू को। उसको पैसे चाहिए, उसको दिख गया है कि हाई राइज अपार्टमेंट पे लोग हैं, ये कुछ नहीं कह सकते, इनसे पैसे मांग लो। यही है, ये है आपकी, हमारी, हम सबकी सच्चाई यही है। वो सरकारी बाबू आपको निरीह समझता है, क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आप सिर्फ वोट देते हैं, घर बैठ जाते हैं, वोट देते हैं, घर बैठ जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, घर बैठ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर जाकर के प्रदर्शन करते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़े हुए हैं, वो अलग तरीके के पहलवान हैं, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। अलग ही पहलवान है वो, उनको किसी से कोई फर्क नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपनी आंखों से दिखा है कि उनको कैसी कैसी धमकियां मिली, लेकिन वो लड़ते रहते हैं। उनके पीछे टीम है, उनके पीछे लोग हैं जो उनका साथ देते हैं। उनके पीछे आप क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आता। आपको क्यों लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो नेतागिरी है? आप अपने घर से बाहर निकलिए, वीकेंड वॉरियर बनिए। वीकेंड वॉरियर में आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधा युद्ध लड़िए, है ना, लेकिन वीकेंड वॉरियर बनिए। अपने हक के लिए अपने जनप्रतिनिधि के सामने जाइए। 100, 50, 150, 200, 250, 1000, 2000, 5000, इतनी संख्या आया, मैं बोलता चला जाऊंगा, उतने लोग इकट्ठा होते चले जाएंगे। इतनी संख्या है आपकी। एक मैराथन दौड़ने के लिए तो तुरंत निकल के चले जाते हैं संडे को। एक मैराथन दौड़ने के लिए तुरंत निकल जाते हैं, कितनी हजारों की संख्या में भीड़ निकल जाती है। अपने हक की लड़ाई के लिए आप नहीं निकल पाते। जब डॉक्टर रेफर करता है तभी एम्स चाहिए, जब डॉक्टर रेफर कर दे तभी आपको आरएमएल जैसा अस्पताल चाहिए, क्या वाकई में चाहिए? या वाकई में आप एक टैक्स इतने सालों से जो पे कर रहे हैं उसके बाद ये हक रखते हैं कि आपको सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, एक अच्छा सरकारी कॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा सरकारी स्कूल होना चाहिए। इस तरीके से त्वरित कार्रवाई करके अगर कोई जनप्रतिनिधि जा रहा है तो हमारा हक बनता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से भी पूछें कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप किस मुंह से आएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए, जब आप हमें सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, फ्लाईओवर, अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज, ये बेसिक हमारे अच्छे जीवन के लिए जो चीजें हैं, ये अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? हमने तो 1 महीना भी ऐसा नहीं बीता जिसमें कि हमने टैक्स ना दिया हो, या बीता है? सवाल ही नहीं उठता। आप 1 साल टैक्स नहीं दीजिए, नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का। हम किसको नोटिस दे सकते हैं? जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही छुटभैया नेता आ जाएंगे, आपको कमांड एंड कंट्रोल आपके ऊपर लगा देंगे कि अरे देश खतरे में है। भैया हम खतरे में हैं, पहले हमें बचाइए। एक बार बारिश हो जाए तो आप 3-3 घंटे में ऑफिस पहुंच रहे हैं। पहले अपने आप को बचाइए। अगले चुनाव से पहले अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हम आपको क्यों वोट दें। ठीक है, आपको जिनको जिताना है उनको जिताना है, ठीक है। मैं भी समझता हूं कि प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन उसी वक्त आपको उन मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात भी तो पहुंचानी है कि हमारी बात आप ही के पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं सुनते हैं। या प्रधानमंत्री तक हो सकता है ये बात आपको पहुंचानी हो, पार्लियामेंट तक, असेंबली तक, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन
इतनी सारी चीजें जो घटित हो रही हैं, इसमें ये सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। ये एक घटना नहीं थी, ये आलोक जी का जाकर के 3 जनप्रतिनिधियों को वो देना, लेटर देना, फिर धीरेन्द्र जी का तुरंत जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मिल लेना, मुख्यमंत्री जी से, और तुरंत ये डिमांड कर देना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि अचानक से मैंने उस पर वीडियो बना दी। ये एक ट्रिगर पॉइंट था आपको बताने के लिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं, कब तक अपने अपार्टमेंट में इस तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सिर धसा करके सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे और ट्विटर से लेकर के और व्हाट्सएप पे कोसते रहेंगे। कभी तो बाहर निकलेंगे, कभी तो पूछेंगे नेताजी से, नेताजी वादा क्या हुआ, पिछली बार नाला ढकने वाले थे क्रॉसिंग रिपब्लिक में, क्या हुआ, सड़क चौड़ी होने वाली थी शाबेरी की, उसका क्या हुआ, अंडरपास बनने वाला था, उसका क्या हुआ, एफएनजी कहां गायब हो गया, मेट्रो आने वाली थी, उसका क्या हुआ, एक्सटेंशन में क्या जाने कब से मेट्रो आ रही है, वो दिखा दिखा करके बिल्डर ने न जाने कितने प्रोजेक्ट बेच डाले, न जाने कितने लोगों ने मकान खरीद लिए, कितने लोगों ने दुकानें खरीद ली। अभी डीपीआर बन रहा है, तभी डीपीआर बन रहा है, अब चेंज हो गया है। मेरा काम आपको समझाना नहीं था, मेरा काम आपको जागृत करना था। आप खुद समझदार हैं, आप सब लोग टैक्स पेयर हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस देश को चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं ना भाई साहब बहन जी, वो हम लोग देते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात टैक्स भरते हैं। तो उस ताकत को पहचानने के लिए आपको इस तरीके के वीडियो देखने चाहिए। ये समझना चाहिए कि आलोक जी ने जाकर के अगर ये लेटर बांटे हैं, अगर अभिषेक कुमार प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्डर के खिलाफ, उनके खिलाफ जो कि पार्टी में है, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ड्राइविंग फोर्स है? उसके लिए यही ड्राइविंग फोर्स है कि आप जैसे लोगों की नींद कभी टूटेगी, कभी शुतुरमुर्ग की तरह जो सिर धसा रखा है जमीन के अंदर, वो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वो शुतुरमुर्ग नहीं होगा, वो एक बाज होगा जो अपना शिकार समझ रहा होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप निरीह प्राणी नहीं हैं, आपके हाथ में ताकत है वोट की, आप निरीह प्राणी नहीं। और ये बात आपको अपने जनप्रतिनिधियों को भी समझानी पड़ेगी, असर्टिवली समझानी पड़ेगी। तुरंत किसी जनप्रतिनिधि के आते ही नतमस्तक नहीं हो जाना होता है, सवाल पूछना होता है, सीधे तन के खड़े रहना होता है, सवाल पूछना होता है। आप सरकारी बाबू नहीं हैं, आप पुलिस के अधिकारी नहीं हैं जो किसी जनप्रतिनिधि जो कि आपका कोई काम नहीं कर रहा है, आपका कोई काम नहीं कर रहा है, तब भी उसको बुला बुला करके उसको भैया बाबू किए हुए हैं। कोई कारण है इसका? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। इतनी देर तक मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं, इसको कोशिश ये की है मैंने कि मैं आपको चाय पिलाऊं या कॉफी पिलाऊं, आपको नींद से जगाऊं। आप उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, नौकरी ईएमआई, नौकरी ईएमआई, नौकरी ईएमआई, और ये सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। अपने एक अच्छे जीवन को जीने का आपके पास जो अवसर है, उसको आप इन सारी चीज़ों से जूझते हुए छोड़ रहे हैं। हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।